भारत के ही नहीं, विदेश से भी अनेक देशों से इस कार्यक्रम के लिए अनेक विद्वानों ने, बुद्धिजीवियों ने पंजीकृत किया है। उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं। भारत के प्रत्येक प्रांत से अनेक विश्वविद्यालय, उन सबका नाम लेना असंभव है। सभी लोगों ने बहुत ही उत्सुकता के साथ इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। उन सभी का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ साथ अध्यापक, प्राध्यापक, प्रोफेसर ही नहीं है, हिंदी से संबंधित ही नहीं है, हिंदी के अतिरिक्त अनेक विषयों के विद्वान, बुद्धिजीवी लोग भी इसमें भाग ले। उन सभी हिंदी प्रेमी बंधु बांधवों का भी हृदय से इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। अब मैं आदरणीय डॉक्टर रियाजुल अंसारी जी, जो हमारे संस्था के संस्थापक अध्यक्ष हैं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे संस्था से संबंधित जानकारी प्रतिभागियों को देने का कष्ट करें। डॉक्टर रियाजुल अंसारी। सभी को मेरा प्रणाम। मैं मंच का अध्यापक, संस्थापक अध्यापक होने, मैं मंच का संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते मंच की गतिविधियों को मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। आज का जो विषय है तकनीकी और डिजिटल संप्रेषण, ऑनलाइन की दुनिया में हिंदी साहित्य के बढ़ते कदम। इससे पहले मैं इस मंच की जो अब तक की गतिविधियां हैं उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। हिंदी एवं विश्व मैत्री मंच हैदराबाद भारत की एक ऐसी संस्था है जो बहुआयामी उद्देश्य का वर्ण करते हुए निरंतर यहाँ प्रयासशील है कि हिंदी को उसका गौरव, सम्मान तथा अधिकार मिले और वह राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर आरूढ़ हो। हर भारतवासी गर्व से हिंदी का प्रयोग करे, यही इस मंच का मुख्य उद्देश्य है। इसका जन्म 25 मार्च 2015 को हुआ। परामर्शदाता प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी के सुझावों से निर्मित इस पंजीकृत संस्था अपने अनेक लक्ष्यों को अपनाते हुए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। इस मंच का उद्घाटन 2017 को भद्रुका वाणिज्य महाविद्यालय में हुआ। प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी की अध्यक्षता में हुए इस समारोह में विदेशों में कार्यरत कुछ विद्वानों को अतिथि बनाकर उनका सम्मान किया गया, जिनमें स्विट्जरलैंड के लोजान विश्वविद्यालय के कार्य किए डॉक्टर घनश्याम जी, टर्की के कार्य किए डॉक्टर अनुपमा जी, त्रिनिदाद में कार्य किए डॉक्टर चंद्रा मुखर्जी, इथोपिया में कार्य करे प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी आदि हैं। उन्होंने अपने अनुभव बताते हुए विदेशों में विकसित हो रही हिंदी की स्थिति और उसकी गतिविधियां पर अपने प्रचार डाले। हमने 10 जनवरी 2018 को विश्व हिंदी दिवस भद्रुका कॉलेज में बड़ी धूमधाम से मनाया, जिसमें तेलंगाना सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री मोहम्मद महमूद अली जी और उस समय के सांसद श्री भंडारू दत्तात्रेय जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। मंच के उद्देश्य के अनुसार ये योगदान देने वाले प्रतिभाशाली हिंदी सेवियों को इसी समारोह में मंच के द्वारा 10 विद्वानों को हिंदी सेवी सम्मान से अलंकृत किया गया। मंच के द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालयीन विभिन्न हिंदी साहित्यिक प्रतियोगिताओं के प्रतिभाशाली विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। हमारा मंच का जो मुख्य उद्देश्य था कि हम विश्व में हिंदी सेमिनारों को आयोजित करते हैं, उसी के उपलक्ष्य में हमने पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2018 में हिनालको यूनिवर्सिटी में मनाया। 30 मई 2018 को 23 सदस्यों वाला विश्व मैत्री मंच का एक दल अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित हिनालको विश्वविद्यालय से जुड़कर सफलतापूर्वक मनाया। इस सम्मेलन में मंच की ओर से 5 सदस्यों ने अपने अपने शोध पत्र रखे।
इसी समारोह में मंच का शोध ग्रंथ हिंदी की दुनिया में हिंदी पुस्तक का लोकार्पण भी किया गया। सम्मेलन के साथ 10 दिन की यूरोपीय सांस्कृतिक यात्रा भी जुड़ी रही। हम फ्रांस से स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया तथा इटली के वेनिस, वेटिकन सिटी से होती हुई मिलान शहर पहुंचकर हिंदी भाषा के साथ साथ भारतीय सभ्यता और संस्कृति की सुगंध बिखेरता हुआ वापस लौटा। उसके बाद 2018 में ही 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में मनाया गया। इसमें सम्मिलित होने के लिए 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो 18 और 20 अगस्त 2018 मॉरिशस में जो बड़ी धूमधाम से मनाया गया था, उस समारोह में सम्मिलित होने के लिए मंच की ओर से 8 सदस्यों वाला एक प्रतिनिधि मंडल मॉरिशस पहुंचा। भारत के विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी के निर्देशन में संपन्न हुए इस 3 दिवसीय समारोह में मंच के परामर्शदाता प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा जी के साथ कई सदस्यों ने अपने अपने प्रपत्र पत्र प्रस्तुत किए। उपरांत सभी सदस्यों ने 3 दिन मॉरिशस के विविध स्थानों की सांस्कृतिक यात्रा भी की। उसके बाद हमने यही हैदराबाद में 2018 में भद्रिका वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय काचीगुड़ा हैदराबाद और हिंदी एवं विश्व मैत्री मंच हैदराबाद के संयुक्त तत्वावधान में 14 व 15 दिसंबर 2018 को हिंदी भाषा साहित्य एवं भारतीय संस्कृति वैश्विक परिदृश्य शीर्षक की 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया। इसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार उपस्थित रहे, जिनमें तेलंगाना राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संयुक्त नवीन मित्तल जी, विशेष अतिथि के रूप में पद्मश्री साहित्य अकादमी पुरस्कृत प्रोफेसर अशोक चक्रवर्ती जी, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कोखलोवा लुडमिया, पद्मश्री साहित्य अकादमी पुरस्कृत डॉक्टर रामाकांत शुक्ल, इनके अतिरिक्त अर्वाचीन विश्वविद्यालय इथोपिया से पधारे प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी, नई दिल्ली से पधारे राष्ट्र किंकर के संपादक डॉक्टर विनोद बब्बर जी, अमेरिका से पधारे विश्व पत्रिका के संपादक श्री रमेश जोशी जी, मॉरिशस से पधारे साहित्यकार श्री राम नोहर जी, इंग्लैंड से पधारे सेवानिवृत्त बीबीसी वक्ता डॉक्टर भारतेंद्र विमल जी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति उस समय के प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक श्रीमती मैत्री पुष्पा जी, इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, अंडमान निकोबार, ओडिशा, बैंगलोर, केरला, मुंबई, दिल्ली तथा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि अनेक प्रांतों से पधारे कई विद्वानों ने भाग लेकर इसे बहुत ही सफल बनाया। उसके बाद में 2020 में हमने विश्व हिंदी दिवस भद्रिका वाणिज्य विद्यालय में के संयुक्त तत्वावधान में 10 जनवरी 2020 को भद्रिका कॉलेज के सभागार में विश्व हिंदी दिवस समारोह मनाया। इस वैभवशाली समारोह पर भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किशन रेड्डी जी अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो हिंदी भाषा में प्रधानता देते हुए उन्हें हिंदी के प्रति प्रेम तथा उत्साह जगाने के लिए विभिन्न साहित्यिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है। क्योंकि हम जब भी हिंदी दिवस मनाते हैं उस समय साहित्यिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं और विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी करते हैं। तो इस समय कोई बात कर रहे हैं वो अपना माइक म्यूट कर लें कृपया। इसी वर्ष 3 मई 2020 को हम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लंदन में मनाने वाले थे, लेकिन प्रबंध भी हो गया था, 30 लोगों का प्रतिनिधि मंडल तैयार हो गया था, सारी चीजें समाप्त हो गई थी, बुकिंग हो गई थी, जो हम लंदन से होते हुए एम्स्टर्डम, जर्मनी और स्विट्जरलैंड की 10 दिन की यात्रा करने वाले थे। लेकिन इस महामारी के कारण इसको स्थगित करना पड़ा। भविष्य में इसको फिर हम मनाएंगे, इसका आयोजन करेंगे। और मैं उपस्थित सभी लोगों का पुनः इस वेबिनार में स्वागत करता हूं और विद्याधर जी को मैं पुनः सौंपता हूं कार्यक्रम के आगे बढ़ाने के लिए। नमस्कार। विद्याधर जी। जी, अब सुषमा जी से निवेदन है कि वे आज के
हमारे प्रमुख वक्ता श्री तेजेंद्र शर्मा जी का परिचय पढ़ें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ बोलिए। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में आपका स्वागत है। तेजेंद्र शर्मा जी इंग्लैंड में हिंदी की अलख जगाए हुए हैं। 31 अक्टूबर 1952 में पंजाब के जगराओं में जन्मे और बचपन उनका हरियाणा में बीता। इसके बाद वो 1960 में दिल्ली के पिताजी उनके क्षमा चाहती हूँ, लोगों के कॉल्स आ रहे हैं बीच बीच में। दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने ऑनर्स की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी में किया। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न श्री तेजेंद्र जी का गौरव और उनकी प्रतिभा को अलग अलग उनके साहित्य के रूप में देखा जा सकता है। कहानी संग्रह से कम 16 उन्होंने प्रकाशित किए हैं। कविता और गजल संग्रह भी इन्होंने लिखा है। अंग्रेजी की कम से कम 5 पुस्तकें कविता, कहानी और वैचारिकी से संबंध है। यही कारण है कि इनके साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय गरिमा भी बहुत प्राप्त हुई है। उन्होंने दूरदर्शन के शांति धारावाहिक को कम से कम 140 कड़ियों का लिखा, जिसके कारण इन्हें दूरदर्शन के लोग भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इनकी कई कहानियां अंग्रेजी, चेक, उड़िया, मराठी, गुजराती में अनुदित हुई और इनके कई ऐसे साहित्य है जिस पर दर्जनों आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे गए। विविध विश्वविद्यालयों द्वारा आपकी साहित्यिक कृतियों पर एमफिल तथा पीएचडी किए जा चुके हैं और कई विश्वविद्यालयों में इन्होंने इनके जो साहित्य है, इनकी रचनाएं वे अभी भी चल रही हैं। कंटिन्यू कीजिए सुषमा जी, सुनाई दे रहा है। अभिशप्त कहानी मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में शामिल है। पासपोर्ट का रंग कहानी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में शामिल है तथा अभिशप्त मेरठ के ही चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बीए पाठ्यक्रम में शामिल है। कोक का किराया कलकत्ता विश्वविद्यालय में शामिल है। बेघर आंखें गोवा विश्वविद्यालय में शामिल है। इस तरह से देखा जाए तो इनकी प्रतिभा सिर्फ साहित्य या इतिहास या ग्रंथ तक ही नहीं है, बल्कि अभिनय और प्रसारण केंद्रों से भी वे जुड़े रहे हैं। रेडियो के ड्रामा आर्टिस्ट रहे और दूरदर्शन से जुड़े हुए रहे। अनु कपूर के अभय, जो कि नाना पाटेकर जी के साथ इनका अभिनय अभय फिल्म में देखा जा सकता है। इसके पश्चात इनकी कर्मस्थली जो है वो बीबीसी लंदन में शुरू हुई और वहाँ ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन के कार्यक्रमों और नाटक से जुड़ते हुए वे बीबीसी लंदन से समाचार वाचन में भी जुड़े रहे। गजलों पर और कहानियों पर कम से कम 2 से 3 सीडी अब तक प्राप्त हो चुकी है। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि इनके इतने सारे साहित्यिक अवदान के लिए सबसे बड़ा जो भारत के लिए सम्मान की बात होगी, मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर जो 2017 में इनको दिया गया, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड के द्वारा इनको दिया गया। यह हमारे और भारत के लिए, समस्त भारत के लिए गौरव की बात है। मोटूरी सत्यनारायण सम्मान 2011 में मिला, जो केंद्रीय हिंदी संस्थान की ओर से, यूपी संस्थान की ओर से प्रवासी भारतीय भूषण सम्मान, हरियाणा राज्य साहित्य अकादमी की ओर से इनको सम्मान दिया गया। ढिबरी लाइट के लिए महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी से पुरस्कार दिया गया, जो कि अटल जी के हाथों इनको प्रदान किया गया। भारतीय उच्चायोग लंदन द्वारा हरिवंश राय बच्चन सम्मान, यह बहुत ही उपलब्धिजनक है। टाइम्स ऑफ इंडिया की समूह की तरफ से और आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा एनआरआई ऑफ द ईयर 2018 तेजेंद्र जी को प्राप्त हुआ। यथा नाम तथा काम,
तो सर की तो गरिमा की जितनी भी सराहना की जाए, इनकी उपलब्धियों का जितना भी विवरण दिया जाए वह कम ही है। ब्रिटेन के लेखकों के लिए अभी भी सर पद्मानंद साहित्य सम्मान आयोजित करते हैं और साथ ही इंदु शर्मा कथा सम्मान का आयोजन प्रतिवर्ष कर रहे हैं। भारत, यूके, कनाडा, यूएसए के बीच जो हिंदी सुषमा जी रुक क्यों गई? अब मैं श्री तेजेंद्र शर्मा जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आज के हमारे मुख्य विषय तकनीकी व डिजिटल संप्रेषण की दुनिया में हिंदी साहित्य के बढ़ते कदम विषय पर अपने बहुमूल्य विचार रखें। जी नमस्कार। मुझे बस एक बार बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? जी हाँ, जी सर, आपकी आवाज पहुंच रही। जी, तो मैं बात शुरू करता हूं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर विद्याधर और डॉक्टर मिश्रा को नमस्कार करते हुए आज की बात शुरू करूंगा। दरअसल डिजिटल प्रगति एक दिन में होती नहीं है, उसका एक पूरा प्रोसेस है। 25 साल पहले हम सब अपनी कहानियां, अपनी कविताएं लिखकर अपने हाथ से हार्ड कॉपी में पत्रिकाओं को भेजा करते थे। ज्यादा से ज्यादा हुआ तो किसी टाइपिस्ट से टाइप करवा लेते थे और टाइप करवा के भेजा करते थे। और जो लोग विदेश में प्रवासी साहित्यकार हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल थी। उनको तो पता ही नहीं चलता था कि पत्रिका तक कहानी पहुंची या नहीं पहुंची, क्योंकि ना तो कोई उन्हें चिट्ठी लिख के बताता था और टेलीफोन बहुत महंगा होता था उन दिनों, 25 साल पहले। तो ये एक ऐसा प्रोसेस था जो पूरी तरह से मैनुअल था कि आपने हाथ से लिखा, हाथ से लिख के पोस्ट में डाला, वो संपादक तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, पोस्ट पहुंची या नहीं पहुंची, लेखक केवल सोचता रहता था। उससे अगला कदम ये हुआ कि भारत में जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर के साथ साथ कुछ हिंदी के फॉन्ट बनने शुरू हुए और एक ऐसी अराजकता फैल गई उन फॉन्ट्स की कि हर आदमी जिसे थोड़ी सी तकनीक आती थी वो अपने फॉन्ट बनाने लगा। हालांकि सीडैक नाम की एक सरकारी कंपनी पुणे में काम कर रही थी, मगर ये जितने फॉन्ट थे ये ट्रू टाइप फॉन्ट थे और ये तभी पढ़े जा सकते थे अगर ये फॉन्ट आपके कंप्यूटर पर लोडेड है। अगर आपके कंप्यूटर पर ये फॉन्ट नहीं लोडेड है तो आप इनको नहीं पढ़ सकते थे। तो हम जब कभी, और सबके अपने अपने कीबोर्ड थे, एक पुराना कीबोर्ड रेमिंगटन था, इसी तरह से और कीबोर्ड्स थे, तो वो सब कीबोर्ड्स आपको सीखने पड़ते थे और उन्हीं कीबोर्ड्स के जरिए आप इन को टाइप करके जब भेजते थे तो साथ में फॉन्ट भी अटैच करना पड़ता था ताकि वो लोग उसको पढ़ पाए। बड़ा टीडियस काम था और फाइल्स बहुत हैवी होती थी। भाई आपके टेलीफोन की आवाज हमें डिस्टर्ब कर रही है। मिश्रा जी आप बाहर जाके बात कीजिए। तो हाँ, तो उसके बाद ये हुआ कि कुछ फॉन्ट ऐसे हुए जो लोगों के पास ज्यादा इस्तेमाल हो रहे थे, जैसे कृतिदेव था। लेकिन अभी भी सीडैक के अपने फॉन्ट, आकृति, एबीपी, न जाने कितने फॉन्ट थे, वेब दुनिया, सब अपनी दुनिया में जी रहे थे, लेकिन इनमें से कोई भी यूजर फ्रेंडली नहीं बन पा रहा था। इवेंचुअली जो सबसे बड़ी क्रांति हुई, पहली, जैसे दुनिया के विकास में सबसे बड़ी क्रांति मैं पहिए के आविष्कार को मानता हूं। अगर पहिया नहीं होता तो दुनिया अपनी जगह खड़ी रहती। और पहिए के बाद दूसरी सबसे बड़ी क्रांति बिजली। जब उस पहिए को बिजली मिली तो हमारी गति बहुत तेज बढ़ गई। इसी तरह से हमारे तकनीकी क्रांति जो हुई कंप्यूटर के क्षेत्र में, उसमें यूनिकोड फॉन्ट का बनना एक बहुत बड़ी घटना थी। यूनिकोड फॉन्ट करीब 2000 के आसपास
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया, उसमें सारे के सारी भाषाएं, भारत की भी विदेशों की भी, फोनेटिक मोड से जुड़ गई कि आप जो बोलते हैं वो साउंड वो टाइप होगी। चाहे आप बंगला में करें तो माँ तो बंगला में भी माँ है, ना बंगला में भी ना है, तमिल में भी माँ है, तमिल में भी फा है। तो जो जो साउंड्स हैं वो साउंड्स यूनिकोड पकड़ता था, और यूनिकोड के आने से ये हुआ कि अगर हम यूनिकोड में चीज टाइप करते हैं तो वो दूसरे कंप्यूटर में जाके अपने आप खुल जाता था और हम हिंदी पढ़ सकते थे। मगर अभी भी हालत ये थी कि हमें हिंदी में टाइप करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट नोट्स में जाना पड़ता था। वर्ड में अभी तक हिंदी डायरेक्ट टाइप होनी शुरू नहीं हुई थी। फिर जब विंडोज एक्सपी नाम की विंडोज बन के आई तो हमें ये फायदा हुआ कि विंडोज एक्सपी में हम हिंदी के यूनिकोड फॉन्ट्स को या गुजराती को या जो भी भाषा हम सिलेक्ट करें उनको एक्टिवेट कर सकते थे। यानी कि अभी भी हमें एक्टिवेट करने की आवश्यकता थी। उस एक्टिवेशन के बाद हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट सीधा टाइप करके उसे सेव कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत साइंटिफिक कीबोर्ड बनाया। ये अब रेमिंगटन से अलग था, कृतिदेव से अलग था। और इस कीबोर्ड की खासियत यह है कि इस कीबोर्ड में अगर आप टाइप करना सीख लेते हैं तो आपकी हिंदी की टाइपिंग की गति अंग्रेजी जैसी हो सकती है। इसका जो सबसे बड़ा यूएसपी है वो ये है कि इसमें सारे कॉन्सोनेंट दाएं हाथ से टाइप होते हैं और एक एक उंगली एक पूरा वर्ग टाइप करती है। जैसे कवर्ग एक उंगली करेगी, वही उंगली खवर्ग करेगी, फिर चवर्ग, तवर्ग, ये सब एक एक उंगली करेगी। और जो मात्राएं हैं और वॉवल्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में है। आप लेफ्ट हैंड साइड से जब बिना शिफ्ट दबाए टाइप करेंगे तो मात्राएं आएंगी, और जब आप शिफ्ट दबा के करेंगे तो वो वॉवल आ ई उ सब आएंगे। तो ये बड़ी एक टेक्निकली साइंटिफिक एक ऐसा कीबोर्ड बना है कि अगर हम इसको सीख लेते हैं तो हमारी हिंदी टाइप करने की बहुत स्पीड बढ़ जाएगी। अब दूसरी बात यह है कि अगर हम ये कीबोर्ड सीख लेते हैं तो सपोज मैं विद्याधर जी के घर आता हूं तो मैं उनके कंप्यूटर पर भी हिंदी वैसे ही टाइप कर सकता हूं जैसे अपने कंप्यूटर पे करता हूं। मैं मिश्रा जी के घर जाता हूं तो उनका कंप्यूटर भी मुझे ठीक वैसी ही सुविधा देगा, क्योंकि ये कीबोर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपने विंडोज के साथ अटैच करके ही देती है। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता। हालांकि भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी लोगों को बुद्धू बना के यूनिकोड अलग से बेचने की बात करते हैं, मगर यूनिकोड जो सिस्टम है वो कंप्यूटर के अंदर बिल्ट है। अब ये होने लगा है कि गूगल के आने के बाद हैवी मेल्स भी हम अपने संपादक को, अपने पाठक को भेज पाते, और यूनिकोड की वजह से हम जो कुछ टाइप करते हैं वो सीधा वहां हमारे संपादक के पास पहुंच जाता है। मगर अभी भी एक समस्या भारत में है कि यूनिकोड को पेज मेकर ने एक्सेप्ट नहीं किया है। यूनिकोड कोरल में काम नहीं करता। तो हमारे जो प्रिंटर हैं भारत में वो अभी तक कृतिदेव, वॉकमैन चाणक्य, वॉकमैन, इन फॉन्ट्स में प्रिंट करते हैं। तो हिंदी का मुझे आज तक बहुत शर्म आती है कहते हुए कि हिंदी की कोई एक किताब ऐसी नहीं है जिसमें प्रूफ रीडिंग की गलतियां ना हो, क्योंकि हमारे जितने प्रकाशक हैं वो बिल्कुल प्रूफ रीडिंग पर न तो कोई खर्चा करते हैं, ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जिससे कि प्रूफ रीडिंग की जा सके। और किसी के पास ये सुविधा ना होने की वजह से अब होता क्या है, मैंने अपनी रचना टाइप की यूनिकोड में और टाइप करके उसे प्रूफ रीडिंग करके सब कुछ ठीक करके अपने प्रकाशक को भेजा। प्रकाशक ने जब प्रिंटर को दिया है तो वो उसे कन्वर्ट करेगा
कृतिदेव में, क्योंकि उसका जो प्रिंटिंग मशीन है, जो प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर है, वो यूनिकोड को लेता नहीं है। अब ट्रांसफर करने में फ्रॉम यूनिकोड टू कृतिदेव और वॉकमैन चाणक्य 24 गलतियां होती हैं, 24 मिस्टेक्स बनती हैं। अब ये बहुत कम, अगर मुझे पता है, लेकिन हमारे जो पब्लिशर हैं उनमें बहुत कम लोगों को पता है कि उन 24 मिस्टेक्स को एक एक स्ट्रोक से ठीक किया जा सकता है, मगर वो करते नहीं है। और उस वजह से, क्योंकि 24 गलतियां हो गई हैं, आपको जब किताब हाथ में आती है तो आपको लगता है हर पेज पे कोई ना कोई मिस्टेक रह गई है। तो ये साहित्य के लिए बड़ा नुकसान है। अंग्रेजी का अगर एक पैम्फलेट भी हमारे घर में आता है तो उसमें अंग्रेजी का एक एक सही शब्द होता है, लेकिन जब हम भारत में हिंदी की महंगी किताबें भी खरीदते हैं और उनमें प्रूफ रीडिंग की गलती पाते हैं, तो आपकी जो पढ़ने की गति है उस गति में व्यवधान पड़ता है, क्योंकि आपको खुद लगता है कि यहाँ पे ये गलती क्यों रह गई। आप देखिए, आपके घर में एक सफेद चादर है, वो बिछी हुई है, पूरी चादर सफेद है। आप सफेद चादर के बीचों बीच एक नीले रंग की स्याही का धब्बा डाल दीजिए, आपका ध्यान सारी चादर पर नहीं जाएगा, आपका ध्यान केवल उस धब्बे पे जाएगा और वो आपका ध्यान आकृष्ट करता है। इसी तरह से अगर 500 शब्दों में से 496 शब्द ठीक है तो वो मुझे प्रभावित नहीं करते, मगर जो 4 गलतियां हैं वो दिल कहता है यार इतनी महंगी किताब खरीदी, इसमें 4 गलतियां क्यों हैं। तो ये हमारे पब्लिशर्स को ध्यान रखना होगा कि अगर हम सच में वैश्विक स्तर की पुस्तकें छापना चाहते हैं तो एक बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रूफ रीडिंग का बहुत जरूरी है, ताकि हम अपनी किताबों में इन गलतियों से बच सके। अब ये समस्या किसी तरह हल हुई कि अब हम ये भेजते हैं, लेकिन प्रूफ रीडिंग की वजह से जो हल हुई वो अभी तक फंसी हुई है। तो अब हमें ऐसे सॉफ्टवेयर भी तैयार करने होंगे जो डायरेक्टली यूनिकोड से किताब को छाप सके, क्योंकि अब थोड़े सुंदर यूनिकोड फॉन्ट्स भी बन गए। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पहली बार बनाया था वो केवल एक सीधा सादा सा फॉन्ट था जिसको मंगल फॉन्ट कहते थे। वो मंगल फॉन्ट हर जगह पढ़ा जाता था। अब कोकिला और इस तरह के और कई यूनिकोड फॉन्ट, एरियल का अपना भी यूनिकोड फॉन्ट है, अब वो फॉन्ट आ गए हैं। तो अगर हमारे पास यूनिकोड में सुंदर फॉन्ट्स भी हैं, देखिए यूनिकोड में और दूसरे फॉन्ट्स में फर्क आपको बता दूं। आप अंग्रेजी में टाइप करते हैं तो जैसे ही आप टाइप करते हैं, आपने एरियल में टाइप किया, उसको सिलेक्ट किया और टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट कर लिया, तो पूरे का पूरा आपका जो आलेख है वो एरियल से टाइम्स न्यू रोमन में कन्वर्ट हो जाएगा बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी गलती। इसी तरह से जब आप मंगल फॉन्ट पे टाइप करते हैं, उसे सिलेक्ट करके कोकिला सिलेक्ट कर लेंगे तो कोकिला में कन्वर्ट हो जाएगा बिना किसी गलती के, बिना किसी मिस्टेक के, क्योंकि दोनों यूनिकोड फॉन्ट है। तो यूनिकोड टू यूनिकोड कोई गलती नहीं बचती है। हमें सॉफ्टवेयर वो बनाना है, और भारत इतना सक्षम देश है, आसानी से खुद अपना बना सकते हैं। हम क्यों किसी अमेरिकी पेज मेकर या कोरल के ऊपर डिपेंड करें। भारत को अपना एक ऐसा प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए जो कि यूनिकोड से डायरेक्ट हमारी रचनाओं को, हमारी कृतियों को पब्लिश कर सके। एक बार जब वो आ जाएगा, फिर क्योंकि लेखक खुद अपनी प्रूफ रीडिंग करके भेजता है, तो हमारी किताबों में से गलतियां अपने आप गायब होंगी और किताबें हमारी विश्व स्तर की पब्लिशिंग के लेवल पे बन पाएंगी। अब जब हमारे पास सिंपल फॉन्ट थे तो हर वेबसाइट जो थी, हर अखबार जो अपनी वेबसाइट बनाती थी ऑनलाइन न्यूज पढ़ने के लिए, उन सब के भी अपने फॉन्ट थे, और उनको पढ़ने के लिए भी पढ़ने वाले को उनका फॉन्ट डाउनलोड करना पड़ता था ताकि वो उसे ऑनलाइन पढ़ सके। वेब दुनिया का अपना फॉन्ट था, अमर उजाला का अपना फॉन्ट था, और ऐसे ही अभिव्यक्ति जो पहली हिंदी कहानियों की मैगजीन है, वेब मैगजीन, और अनुभूति
ये हमारी एक मित्र है पूर्णिमा वर्मन, वो शारजाह में रहा करती थी। तो उन्होंने करीब 20 एक साल पहले ये अपनी पत्रिका निकाली और मैं उनके बिल्कुल शुरुआती लेखकों में से एक हूं। तो वो पत्रिका एक नया रेवोल्यूशन था कि आपको किताब पत्रिका खरीदनी नहीं है, आप ऑनलाइन जाइए और ऑनलाइन जाके आप हिंदी पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें भी पहले वो ट्रू टाइप फॉन्ट था और वो फॉन्ट भी हमको डाउनलोड करना पड़ता था। पूर्णिमा इस मामले में बहुत तेज थी। जैसे ही यूनिकोड आया, उन्होंने फटाफट अपनी पत्रिका को यूनिकोड फ्रेंडली बनाया और जितनी पुरानी रचनाएं थी उनको भी साथ साथ वो यूनिकोड में परिवर्तित करती चली गई, ताकि उनका जो बचा हुआ, जो सेव किया हुआ कोई सामग्री है, उसे भी बाद में लोग पढ़ सके। अगर वो ट्रू टाइप फॉन्ट रहेगा तो उसे पढ़ा नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि वो पहली साहित्यिक मैगजीन थी जो हम लोगों के सामने आई और जो आज तक सरवाइव कर रही है। पूर्णिमा शारजा से लखनऊ आ गई हैं, मगर वो लखनऊ से भी उसी तरह चला रही हैं जैसे शारजा से चलाती थी। और वहां अनुभूति में कविताएं हैं, कविता संग्रह हैं, और अभिव्यक्ति में कहानियां हैं और कुछ लेख हैं। तो वो सब आपको वहां, और उनकी एक लंबी सी सूची है लेखकों की, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। तो ये एक बात हुई कि जैसे ही यूनिकोड आया और उसके बाद वेब दुनिया और सारे अखबारों ने ये देखा। जब मैं बीबीसी में नौकरी करता था तो उन दिनों बीबीसी की वेबसाइट बननी शुरू हुई थी और मैं भी उसमें इन्वॉल्व था, मैं उसे देखा करता था। तो उस इन्वॉल्वमेंट में मैंने देखा कि वेबसाइट बनाते हुए कितनी तरह की बातें हो रही है और वेबसाइट हैवी है, वेबसाइट को हल्का करना है, कैसे हल्का होगा, फॉन्ट का वेट कितना है, ये इस तरह की बातें थी टेक्निकल, जो मेरे लिए उस समय अजूबा थी, मगर समझने में आ रहा था, अच्छा लग रहा था। मैं देख रहा था कि भाई ये कुछ नई चीज बनने जा रही है। और मैंने बीबीसी हिंदी सर्विस, वर्ल्ड सर्विस हिंदी रेडियो की जो वेबसाइट है, अपनी आंखों के सामने बनती देखी है। और मैं शायद पहला व्यक्ति था बीबीसी वर्ल्ड सर्विस रेडियो में जो अपना सारा काम टाइप करता था, पेन से नहीं लिखता था। जैसे यूनिकोड आया, मैंने अपने आप को जल्दी से ये कीबोर्ड सिखाया और मैंने फटाफट हिंदी में टाइप करना शुरू कर दिया। तो ये वेबसाइट जब मैंने देखी तो मुझे पता चला कि वेबसाइट का भी एक डिजाइन होता है। मुझे जो हमारे वेब मास्टर थे, उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, जो समाचार हम समाचार पत्र में देते हैं वो चाहे कितने लंबे लंबे पैराग्राफ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर जब हम वेबसाइट पे देते हैं तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम डॉटेड पॉइंट्स दें, हर पॉइंट के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ हो, 2-3 लाइनों का, 4 लाइनों का, ताकि जो पाठक है उस वेबसाइट का, उसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्विकली पढ़ने को मिल जाए। वेब की जो न्यूज है वो नैरेटिव ना हो, वो इंफॉर्मेटिव हो। जो नरेशन है वो प्रिंट मीडिया के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन वेब की जो अखबार है, जो न्यूज वेबसाइट है, उसका बेसिक काम इंफॉर्मेशन देना है। और वो इंफॉर्मेशन छोटे छोटे टुकड़ों में जब मिलती है तो वो ज्यादा ग्राह्य हो जाती है, समझ में जल्दी आती है। क्योंकि आप जब पढ़ रहे हैं तो आपकी आंखों पे लाइट का असर भी पड़ रहा है। आप जितनी देर तक पढ़ेंगे उसका असर आपकी आंखों पे होता है। तो ये जरूरी है कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा सूचना मिले। ये जब वेबसाइट बन रही थी तो मैं उससे सीख रहा था। तो अब आप देखिए कि तरक्की कैसे हो रही है। तरक्की एक दिन में नहीं हुई है, हालांकि पूरी की पूरी तरक्की पिछले 25 साल में हुई है। जो 25 साल में इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, उसी की वजह से आज हम ये वेबिनार्स कर पा रहे हैं। लेकिन आज कोरोना ने हम सबको मजबूर कर दिया है सोचने के लिए कि इस तकनीक की वजह से आज हम जुड़े हुए हैं। अगर ये तकनीक डेवलप ना हुई होती तो हम लोग कैसे एक दूसरे से पूरी तरह से कट गए होते। तो अब देखिए, जब ये शुरू हुआ तो साथ साथ ईमेल शुरू हुई थी। इससे पहले सबसे पहले हॉटमेल आई थी, जो हमारे भारत के सबीर भाटिया ने बनाई थी और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बेच दी थी। हॉटमेल से मेल शुरू हुई, उसके अंदर फिर चैट शुरू हुई, वहां से फिर याहू आए, याहू चैट बहुत पॉपुलर हुई, और वंस गूगल केम तो गूगल चैटिंग बहुत पॉपुलर हुई, और गूगल ने तो पूरी दुनिया को बदल दिया। आज हम सोच नहीं सकते कि एक वो भी जीवन था जब गूगल नहीं था। हम गूगल के बिना लाइफ के बारे में आज बिल्कुल नहीं सोच सकते। आपको कुछ भी चाहिए जीवन में, कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, आपको जो कुछ चाहिए आप गूगल बाबा से कहते हैं, गूगल बाबा हाथ जोड़ के खड़े हैं, बताइए, और गूगल बाबा अपने चक्षु खोलते हैं ज्ञान के और अपना ज्ञान आपसे फटाफट बांट देते हैं। हमें तो ये हैरानी होती है कि बड़े से बड़ा धार्मिक ग्रंथ, बड़े से बड़ा साइंस का ग्रंथ, बड़े से बड़ा अर्थशास्त्र का ग्रंथ, बड़े से बड़ा साहित्य का ग्रंथ सब गूगल में मौजूद है। मुझे सच में कोई हैरानी नहीं होगी अगर भारत में किसी शहर या गांव में थोड़े दिन बाद गूगल बाबा का मंदिर न खुल जाए और गूगल बाबा की उसी तरह पूजा होने लगे जैसे अन्य भगवानों की होती है, क्योंकि ये एक ऐसा भगवान है जिसके पास आपके हर सवाल का जवाब है। जो पूछोगे उसका जवाब मिलेगा। आप गूगल बाबा से पूछेंगे, डॉक्टर अंसारी बताइए मुझे लंदन जाना है, कौन से होटल का किराया कम है, गूगल खट से बताएगा, देखिए आप यहाँ से यहाँ जाइए, इस होटल में ठहरिए, वहां इतने दिन रहिए, वहां से हॉलैंड जाइए, हॉलैंड से यहाँ जाइए, यानी कि पूरी आपकी जर्नी बना के दे देगा। आप सोच ही नहीं सकते कि ये कभी हमारे जीवन में ऐसा हो सकता था। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, मैं अपनी बात बताता हूं, किन्हीं वजह से हमें किराए के घर में रहना पड़ा और वो छोटा सा घर था। मैं सचमुच जब रात को पढ़ता था तो घर के बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ता था, क्योंकि जो हमारे साथ शेयर करते थे वो रात को 9:15 बजे हवा महल जरूर देखते थे, वो सुनते थे वो नाटक, और 9:30 बजे गाने सुनते थे। अब वही टाइम हमारे पढ़ने का होता था, तो घर में हम पढ़ नहीं सकते थे, तो मैं बाकायदा घर के बाहर एक क्लब था, वो क्लब रात को बंद रहता था, तो उसके स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ा करता था। केमिस्ट्री के, फिजिक्स के पेपर मैंने ऐसे दिए। तो आज मुझे कुछ भी पता करना है, कुछ भी पढ़ना है, हम बाकायदा सब कुछ सीख लेते हैं गूगल के जरिए। तो गूगल एक ऐसी क्रांति है हमारे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में जिसका विकल्प मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में होगा। पर एक बात आपको और बता दूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना बिल्कुल गलत होगा। आप सोचिए, हमारे पास एक चीज होती थी ऑडियो कैसेट। जो बच्चे पिछले 10 साल 15 साल में पैदा हुए हैं उन्हें नहीं पता ऑडियो कैसेट क्या होता था। अगर आप उनसे ऑडियो कैसेट की बात करेंगे तो आपकी तरफ देखेगा जैसे आप किसी और ग्रह से आए हैं। उसे नहीं पता कि एक पेजर भी होता था। हम लोग पेजर टांग के चला करते थे। देखिए कितनी थोड़ा थोड़ा जीवन था उस पेजर का।
लेकिन उन दिनों पेजर के बिना, और पेजर एक स्टेटस सिंबल था। हमारे आज के बच्चे को नहीं पता कि 1.5 2 किलो के भी मोबाइल फोन हुआ करते थे। अगर हम उसे बताएं कि अगर कोई व्यक्ति आप उसके मोबाइल पे फोन करें और वो आपका फोन उठा ले, तो इसका मतलब है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि आपकी कॉल के पैसे भी उसको देने पड़ते थे। चाहे वो कॉल करे या कॉल रिसीव करे, उसके पैसे दोनों तरफ से उसको देने पड़ते थे। अब देखिए कहां से कहां तरक्की हो रही है कि आज सड़क पे एक आदमी चला जा रहा है और वो अपने आप से बोलता जा रहा है। हमें लगता है कितना बेवकूफ आदमी है, अपने आप से बोल रहा है, विक्षिप्त है क्या? मगर देखिए उसने हाथ जेब में डाला हुआ है, चले जा रहा है, मगर बात किए जा रहा है किसी से। तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि जैसे हमारे ऋषि लोग, मुनि लोग एक लोक से दूसरे लोक में बात कर लिया करते थे, थोड़े दिन में गूगल ऐसा भी कर देगा कि यहाँ से मून पे बात करनी है, यहाँ से मंगल में बात करनी है तो कर लीजिए। तो ये बाकायदा जिस तरह से तरक्की हो रही है, ये कई बार तो डर लगता है इस तरक्की को देख के कि क्या इंसान में इंसानियत बची रह पाएगी। अब यहां से आगे हम बढ़ते हैं। जो ये तकनीकी क्रांति हुई उससे हमारी नॉलेज मिली। अब हुआ ये कि साहित्यकारों ने जब मौका मिला तो अपने साहित्य को ऑनलाइन डालना शुरू किया। जैसे गूगल ने प्रेमचंद को रखा, जितने बड़े हमारे पुराने साहित्यकार थे उनका साहित्य, हमारे वेद पुराण, कुरान शरीफ, ये सब आने शुरू हुए ऑनलाइन। तो सारा पुराना साहित्य भी ऑनलाइन आना शुरू हो गया। तो हमारी पीढ़ी के जो लोग थे उन्होंने भी अपना जो छपा हुआ था, जैसे एक मात्र भारती नाम से एक वेबसाइट है, एक प्रतिलिपि नाम से लखनऊ से निकलती है, इन दोनों ने डिजिटल साहित्य नाम से वहां अपने यहां, लेकिन हुआ यही कि जो लिखा हुआ साहित्य था, जो पहले से लिखा हुआ था, उस साहित्य को उन्होंने जाके अपनी वेबसाइट्स पे पोस्ट कर दिया। अब हैरानी इस बात की थी कि भाई आपने प्रिंटेड साहित्य को अगर ऑनलाइन डाल दिया तो क्या वो डिजिटल साहित्य बन जाएगा? क्या डिजिटल साहित्य की अपनी कोई परिभाषा नहीं होगी? अब देखिए, एक कविता है, एक गीत है, एक सिनेमा का गीत है। सिनेमा के गीत की एक अलग रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट ये है कि एक स्थाई और 3 अंतरों में ऐसी बात लिखनी है जो उस फिल्म की कहानी, फिल्म के सीन, फिल्म के कैरेक्टर्स और म्यूजिक के हिसाब से फिट बैठे। उसके बाद वो उस स्थिति, उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करे, और जब बाद में हम उस गाने को सुने तो वो अपने आप में भी एक कंप्लीट रचना हो। उस स्थिति के बिना भी वो अपना एक वजूद रखे। अगर हम देखें, कवि प्रदीप का गीत है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अब देखिए, एक नास्तिक बंदा, जो पुराने एक्टर अजित थे, वो ट्रेन में बैठे हैं, उनके जो हालात हैं, वो किस तरह से गिरे हैं, क्या परेशानियां हैं, उन सबको तो वो गीत कवर कर रहा है, क्योंकि उस सीन में इसकी जरूरत है, और वो संगीत गीत सब फिट होते हैं। मगर आज जब कोरोना की हालत हम देखते हैं तो ये गीत आज कितना फिट है कि देखते रहे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, 6-6 फुट दूर खड़े हैं, 2-2 मीटर दूर खड़े हैं, इतनी सुंदर औरतें चेहरे पे नकाब डाले खड़ी हैं, किसी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा।
तो ये देखिए कि ये होते हैं फिल्मी गीत जो न केवल उस स्थिति के लिए ठीक होते हैं बल्कि बाद में भी, अगर शैलेंद्र कहते हैं कि दोस्त दोस्त ना रहा, सारे भेद खुल गए, राजदार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, तो ये उस फिल्म के उस सीन के लिए तो ठीक है, मगर हमारे जीवन के लिए भी कितना परफेक्ट है। जब वो कहता है ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ये जीवन में भी काम आता है। आज ना छोड़ेंगे बस हम जोली खेलेंगे हम होली। तो ये जितने गीत हैं उनकी खासियत ये है। इसी तरह से हमें डिजिटल साहित्य की विशेषताएं सोचनी होंगी, खोजनी होंगी, बनानी होंगी। ये नहीं कि जो कुछ लिखा जा रहा था वैसे ही लिखते रहें और वो जाके हम डिजिटल रूप में पेश कर दें और कैसा भी ये डिजिटल साहित्य है। अब ये देखिए कि आज का डिजिटल साहित्य ज्यादातर लोग टेलीफोन की स्क्रीन पे पढ़ने वाले हैं और स्क्रीन है 5.5 से 6 इंच लंबी। अगर आपका पैराग्राफ पूरी स्क्रीन से लंबा है तो मान लीजिए कि पाठक को आपकी रचना में कोई रुचि नहीं हो। आपको इतना ही पैराग्राफ रखने होंगे कि वो स्क्रीन में टूटे, ताकि पाठक की जो अटेंशन स्पैन है उसका टेस्ट ना हो। जैसे ही वो टूट के आगे बढ़ता है तो पाठक को लगता है कहानी आगे बढ़ गई, बात आगे बढ़ गई। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि वो आपके पैराग्राफ छोटे छोटे हो। एक जमाने में कनेक्टिव्स लगा लगा के सेंटेंस को लंबा कर दिया जाता था। 70, 75, 80 शब्दों का एक सेंटेंस होता था, पैराग्राफ जितना। डिजिटल साहित्य में उसका कोई स्कोप नहीं है। आपको डिजिटल साहित्य में छोटे छोटे वाक्य लिखने हैं, क्योंकि जितनी जल्दी वाक्य खत्म होगा पाठक अगले वाक्य पे पहुंचेगा। उसके लिए नॉलेज, उसके लिए प्लॉट का खुलना, उसके लिए थीम का खुलना, उसके लिए गति तभी बनेगी जब सेंटेंस खत्म हो अगला सेंटेंस, सेंटेंस खत्म हो अगला सेंटेंस। तो डिजिटल साहित्य की जो जरूरतें हैं वो दूसरे साहित्य से, प्रिंटेड साहित्य से एकदम अलग है। और फिर थीम, आपको एक बात बताए, हमारी बात हो रही थी महेश भट्ट साहब से। हम एक पत्रिका निकालते हैं लंदन से जिसका नाम पुरवाई है, तो उनका इंटरव्यू उसके लिए किया गया था। तो उनसे मैंने पूछा कि भाई आप साहित्य पर सिनेमा क्यों नहीं बनाते? तो उनके जवाब कुछ बहुत अच्छे थे। पहला तो ये कि भाई मैंने तो फिर भी बनाई है, मेरे पास तो जगदम्बा प्रसाद दीक्षित मुर्दा घर का लेखक, उससे मैं अपने फिल्में लिखवाता हूं, बाकी लोग तो ये भी नहीं करते। लेकिन मुझे एक बात बताइए, साहित्य अपनी नेचर में एलीट है। मैं एकदम से हैरान, मैंने कहा एलीट कैसे है? उन्होंने कहा साहित्य की पहली शर्त है कि पाठक को भाषा पढ़नी और लिखनी आए। अगर नहीं आती तो साहित्य बेकार है। वाचक परंपरा तो कब की खत्म हो गई। तो साहित्य एलीट है। सिनेमा के लिए अगर आपको बोली आती है काफी है, आप आइए सिनेमा एंजॉय करिए। तो आप मुझे बताइए कि मुझे आम आदमी के लिए एक चीज बनानी है तो मैं उस एलीट चीज को लेके आम आदमी को कैसे परोसूं? जो लिखी है एलीट के लिए गई है। साहित्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां मजदूर और किसान के बारे में लिखा जाता है, लेकिन ऐसी भाषा में कि मजदूर और किसान को समझ नहीं आता है कि ये उनके बारे में क्या लिखा गया है। तो ये बहुत जरूरी है कि डिजिटल साहित्य की भाषा
आज की उस युवा पीढ़ी को दिमाग में रख के करनी है, जो युवा पीढ़ी तेजी में है, उनके पास समय नहीं है, वो आपकी लंबी लंबी बातों में उलझने वाले नहीं है। अगर आप 1 2 3 करके उनके सामने नहीं आते हैं तो वो नहीं पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने साहित्य को लचर बनाइए, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने साहित्य को कमजोर बनाइए, मैं ये नहीं कह रहा अपने साहित्य को हल्का बनाइए। मैं ये कह रहा हूं अच्छी बात को आसान ढंग से कहना सीखिए। जैसे सिनेमा में शैलेंद्र है, वो अपनी बात थिएटर में कहता है, चूल्हा है ठंडा पड़ा मगर पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियां कितना हंसी ख्वाब है। तो उसने 4 लाइनों में गरीबी का चित्रण कर दिया, और वो 4 लाइनें सरल हैं, वो किसी ऐसी भाषा की नहीं है जो समझ ना आए। जब वो कहता है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। यानी कि पूरी लाइफ की परिभाषा 4 पंक्तियों में दे दी, जो टीवी स्क्रीन पे फिट हो जाएंगी और आपको पूरा मैसेज दे देंगी। तो एक लेखक के तौर पे अगर आप डिजिटल साहित्य रचना चाहते हैं, आप घुसपैठ करके डिजिटल में मत आइए। पहले डिजिटल की जरूरतों को समझिए, डिजिटल के पाठक को समझिए। क्योंकि आप लिखते हैं, अगर स्वांतः सुखाय लिख रहे हैं तो कहीं भी छपने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं छपना चाहता हूं तो मतलब मैं पाठक चाहता हूं। अब पाठक, मैं लिखूं प्रिंट मीडिया के पाठक के लिए और चाहूं कि डिजिटल मीडिया का पाठक मुझे पढ़े, तो ये तो बात ही गलत हो गई। जब मैंने लिखा है एक के लिए तो वही पढ़ेगा। जब मुझे डिजिटल के लिए जाना पड़ेगा तो मुझे डिजिटल पाठक का ध्यान रखते हुए अपनी बातों को उस तरह से मोड़ना होगा, उस तरह से गढ़ना होगा कि मेरा पाठक उन रचनाओं के साथ जुड़ सके। तीसरी बात, जैसे जैसे तकनीक बढ़ी है तो सोशल मीडिया बढ़ा है। अब सोशल मीडिया ने एक ऐसी अराजकता फैला दी है कि वहां ना तो कोई चेक है, ना तो कोई सेंसर है, ना तो कोई गाइडेंस है। आपने अपने मित्रों के साथ एक गुट बनाया, आपने कुछ भी लिख दिया वो कविता है, आपने कुछ भी लिख दिया वो कहानी है, और आपके मित्रों ने आपकी पीठ थपथपाई और कहा क्या कमाल कर दिया यार, आज तो तूने बस तोड़ दी। और वो बंदा समझता है कि प्रेमचंद और मैं दो ही महान लोग हैं और मेरे सामने प्रेमचंद भी क्या है। तो ये जो सोच है ये इस मीडिया से बहुत उभरी है। और त्वरित साहित्य क्या है, इधर सुनामी हुई और फेसबुक पे सुनामी की कविताओं की सुनामी आ गई, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। चाहे आपको समझ है कि नहीं, चाहे सुनामी का मीनिंग पता है कि नहीं, लेकिन कविता आ गई। आपने वो जगह भी नहीं देखी जहां सुनामी आई है, बस गूगल पे देखा और उसके बाद कविता लिख दी। इसी तरह जब 9/11 हुआ, किसी को पता नहीं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में था कहां, लेकिन 9/11 पे जो कविताओं की बाढ़ आई है, और वही आज कोरोना पे हो रहा है कि कोरोना गो गो गो, कोरोना जा जा जा, ये तो कविताएं हैं। और कोरोना को ऐसे धमकाया जा रहा है अपनी कविता में कि हमारी बाहों में बल है। मैंने अभी 2 दिन पहले अपने लेक्चर में कहा कि कोरोना से आप फेस टू फेस नहीं लड़ सकते, आपको भगवान कृष्ण की तरह रणछोड़ बनना पड़ेगा। जब आप रण छोड़ के भाग जाएंगे और अपनी पूरी ताकत को फिर से इकट्ठा करेंगे तो कोरोना से लड़ पाएंगे। वरना तो आप जाएंगे तो जैसे रामायण में सुग्रीव का भाई बाली था,
जो उससे लड़ना चाहता था उसकी सारी ताकत तो बाली में चली जाती थी। तो यहाँ आपकी सारी ताकत तो कोरोना में चली जाती है। कोरोना आपको जकड़ लेता है और पकड़ लेता है। तो भाई रचनाएं वो हों जो खूबसूरती से हालात को समझाएं। मैंने एक संपादक के तौर पे पुरवाई में 15 रचनाएं कोरोना पर छापी। पहली शर्त थी कि उसमें कोरोना शब्द नहीं होगा। आप कविता लिखिए मगर कोरोना शब्द उसमें नहीं आना चाहिए। सवाल पूछेंगे क्यों? मैं सिनेमा से एग्जाम्पल इसलिए देता हूं क्योंकि सबको आसानी से समझ आ जाता है। तो मेरे महबूब फिल्म का एक गाना है, मेरे महबूब में क्या नहीं, वो तो लाखों में है एक हसीन। वो दोनों सहेलियां अपने अपने महबूब की तारीफ कर रही। तो जब आखिरी अंतरा आता है तो एक कहती है, तेरे अफसानों में मेरी जान है झलक मेरे अफसानों की, दास्ताने हैं मिलती हुई वल्लाह हम दोनों परवानों की, एक ही शम्मा होना कहीं, वो तो लाखों में है एक हंसी। तो आप देखिए कहीं भी ये नहीं कह रहे कि यार हो सकता है तेरा भी अनवर हो मेरा भी अनवर हो, ये नहीं कह रहे हैं। कविता में इतना डायरेक्ट आप नहीं हो सकते। कविता में आपको थोड़ी वक्रता, थोड़ा घुमाव रखना होगा। अगर भरत व्यास कहते हैं, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो, रखियो रे आज उसकी लाज, तो वो चेतक का नाम नहीं ले रहे, मगर सबको पता है बात चेतक की हो रही है। इसी तरह आप भी अपनी कविता में बिना कोरोना का नाम लिए पूरे हालात दिखा सकते हैं। अगर कवि प्रदीप का गीत जो 50 साल पहले लिखा था वो आज के हालात पे हम उसको दिखा सकते हैं, तो हमारी कविता जो आज लिखें, हमारी कहानी जो आज लिखें, वो ऐसी हो कि भविष्य में जब कोरोना के इतिहास की बात हो तो हमारा साहित्य कोरोना का इतिहास बन जाए और आगे वाली पीढ़ियां उसे कालजयी इतिहास के तौर पे देखें, कालजयी रचनाओं के तौर पे देखें। और रचना कालजयी कब होगी? जब वो उल्टी ना होके जुगाली हो। हमें जुगाली करनी है, पूरी स्थितियों को अपने अंदर समो लेना है। जब हम वाइन की तरह मैच्योर कर लें पूरी स्थितियों को, जब मैच्योर हो जाए और अंदर रोकने से रुके ना, तब वो कागज पर आए। हमें कितना ध्यान रखना है इस काल का, डिजिटल साहित्य का और अपनी लेखनी का। और हमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे पास एक पूरा ट्रेडिशन है। टी.एस. एलियट कहता है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में कि आपके पास जितना पुराना साहित्य है वो एक प्लेटफॉर्म है नॉलेज का, जिसपे खड़े होके उस नॉलेज के जरिए आपको एक नई रचना रचनी है जो पिछले साहित्य से आगे की हो। अगर आप आज भी कफन ही लिखेंगे तो आप 100 साल पुरानी कहानी लिखेंगे। आपको कफन से आगे की कहानी लिखनी है। वो आप कैसे लिखेंगे? जब आपने कफन को पढ़ लिया होगा। मैंने पहले कहा, अगर हम हर साल पहिया ईजाद करते रहेंगे तो फिर तो पहिया ही ईजाद होगा। हमें पता होना चाहिए कि पहिया ईजाद हो गया, साइकिल बन गया, मोटरसाइकिल बन गया, स्कूटर बन गया, कार बन गई, हवाई जहाज बन गया, अब आगे क्या बनाना है ये सोचना है। उस पहिए से स्विंग मशीन बन गई, उस पहिए से पानी निकालने का पुली बन गई, हर चीज बन गई उस पहिए से। उस पहिए से हमारी घड़ी में टाइम रखने वाले गियर बन गए। ये सब पहिया था। हमें जब ये सारी नॉलेज होगी तभी तो हम एक नई चीज बनाएंगे। इसी तरह साहित्य में जब तक हमें अपने मास्टर्स के साहित्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम आगे का साहित्य नहीं रच पाएंगे। मुझे लगता है मेरा टाइम हो गया डॉक्टर साहब। आप एक 5 मिनट ले सकते हैं। ठीक है। मैंने कहा मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं ज्यादा निकल जाऊं आगे।
तो मित्रों, अब हम बात को समेटेंगे। समेटने में ये है कि हमें ध्यान रखना है कि चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, साहित्य की गंभीरता को कायम रखना है। अगर हम साहित्य की गंभीरता को कायम नहीं रखेंगे, साहित्य को हम एक हल्की चीज के तौर पे कहीं भी कुछ भी लिख डालेंगे और उसे साहित्य मान लेंगे, ये साहित्य का नुकसान होगा और डिजिटल साहित्य हंसी का पात्र बनेगा। हमें साहित्य को लिखने में उतना ही समय लेना चाहिए जितना हम छपने के लिए लेते थे, मगर अब हमें ये ख्याल रखना है कि आज हम किंडल बुक्स खुद छाप सकते हैं। एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। वाणी प्रकाशन ने अपने एक लेखक की किताब किंडल में छापी है। अगर वाणी प्रकाशन किंडल में जाके किताब छाप सकता है तो तेजेंद्र शर्मा खुद अपनी किताब क्यों नहीं छाप सकता? सुविधा वहां पे है। तो मित्रों, किंडल बुक्स इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट रेवोल्यूशन। आप देखेंगे कि छपी हुई किताब थोड़े दिनों में ऑडियो कैसेट न बन जाए और आपको याद ही ना रहे कभी किताब छपती थी। हम सब मिल के इस क्रांति का हिस्सा बने। हम किंडल के साथ जाके, हो सकता है कि बीच में से प्रकाशक ही निकल जाए, पाठक के पास लेखक सीधा पहुंचे। और किंडल के अंदर एक फायदा यह है कि कंप्यूटर जब हम पढ़ते हैं तो हमारी आंखों पे लाइट का बहुत असर होता है। थोड़ी देर के बाद हम ऐसे आंखों को करना चाहते हैं, थक गई है। किंडल में लाइटिंग का ऐसा अरेंजमेंट है कि किंडल में जब आप पढ़ते हैं तो लगता है किताब पढ़ रहा है। तो ये आपकी आंखों पे जोर नहीं डालता। तो आप सब लेखकों को, साहित्यकारों को, कवियों को और जो हमारे लेख लिखने वाले लोग हैं, सबको दिमाग में रखना चाहिए कि अब हमें प्रकाशकों द्वारा, मैं कोई सख्त शब्द कहने वाला था, अब नहीं कहता, मैं ये कहूंगा कि आप एक बात समझ लीजिए कि अब आपको प्रकाशक की आवश्यकता नहीं है। आप बिना प्रकाशक के बाकायदा जी सकते हैं, रच सकते हैं, छप सकते हैं, पाठक तक पहुंच सकते हैं, और ये डिजिटल साहित्य की सबसे बड़ी देन होगी। इसके साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। यदि किसी को कोई सवाल पूछना हो तो आपका स्वागत है। किसी का कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछ सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस समय जूम पर 500 लोग और यूट्यूब पर लगभग 2000 के संख्या में प्रतिभागी सुन रहे हैं। और जहां तक कमेंट्स की बात है, तेजेंद्र शर्मा जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि इतने सकारात्मक टिप्पणियां आ रही हैं, और टिप्पणियों में आप जिस तरह से आप अपनी बात को रख रहे हैं, वे बातें आज के संदर्भ में और आज के परिस्थितियों को एकदम जीवंत कर रही हैं। और आपकी बातें सुनते समय ऐसा लगा कि और आपको सुना जाए, लेकिन समय की कमी है और आपने कम समय में अपने विषय को जिस तरह से बांधकर और सारगर्भित रूप से प्रस्तुत किया है, उसके लिए हिंदी है हम विश्व मैत्री मंच हृदय की गहराई से धन्यवाद देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और सभी को मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार। और लंदन में इस समय दोपहर के क्या, सुबह के कहेंगे, 11:40 हुए हैं। तो हम आपके साथ रूबरू हुए, बातचीत हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर अंसारी, आप जब लंदन आएंगे तो आपसे मुलाकात होगी, वरना हम तो हैदराबाद आ ही जाएंगे। अवश्य सर, अवश्य। इस बीच जाएगी। मैं डॉक्टर सुषमा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे श्री तेजेंद्र शर्मा जी के वक्तव्य के प्रति धन्यवाद ज्ञापन व्यक्त करें। सुषमा जी। सुषमा जी, ठीक है। तो तेजेंद्र शर्मा जी लंदन से जुड़े थे, और इस वेबिनार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थान दिलाया गया है, उसके लिए
हिंदी है मंच, विश्व मैत्री मंच तेजेंद्र जी का धन्यवाद करता है। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में आप इसी तरह हमसे जुड़े रहेंगे और हमारे आग्रह को आप मानकर इसी तरह भविष्य में आयोजित होने वाले वेबिनार में अपना विचार रखेंगे। अब मैं आज के दूसरे जो वक्ता है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे लालटू जी के स्थान पर, क्योंकि लालटू जी के सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है और जिस वजह से वो हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो मैं अब निवेदन करना चाहूँगा हमारे हैदराबाद से प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा जी का, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य की काफ़ी सेवा कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि हिंदी का, हैदराबाद में हिंदी का केंद्र बिंदु प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा जी के घूम रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना विचार रखें। स्वागत है। नमस्कार। हिंदी है हम विश्व मैत्री मंच द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन चर्चा परिचर्चा या जिसे वेबिनार कहा जा रहा है के अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी ओर से, और विशेष रूप से आदरणीय श्री तेजेंद्र शर्मा जी को नमन करता हूं। उन्होंने इस विषय के डिजिटल और तकनीकी युग में हिंदी साहित्य किस तरह से फल फूल रहा है और किस तरह की चुनौतियों का हिंदी के लेखकों, प्रकाशकों और पाठकों तीनों ही को सामना है, इसे उन्होंने अपने अनुभव के सूत्रों के द्वारा बहुत अच्छी तरह से विश्लेषित किया। मैं मंच की ओर से और हम सब श्रोताओं की ओर से एक बार फिर आदरणीय तेजेंद्र शर्मा जी को धन्यवाद देता हूं। और अपनी बात शुरू करने से पहले ही यह बता दूं, एक बड़ा सुंदर शब्द महाभारत में प्राप्त होता है, शून्यपाल। कहते हैं जब सारे महारथी कौरव पक्ष के समाप्त हो गए तो एक अर्धरथी को महारथी के स्थान पर सेना का नेतृत्व दिया गया और उनके लिए शब्द का प्रयोग किया गया शून्यपाल। तो जो शून्य हो जाता है, निर्वात पैदा हो जाता है, कभी कभी उसे भरने के लिए हम अचानक कोई व्यवस्था करते हैं। ऐसे ही आदरणीय प्रोफेसर हरजिंदर सिंह लालटू जी के उपस्थित न हो पाने के कारण मैं आपके समक्ष कुछ बहुत संक्षेप में अपनी बातें इस विषय को लेकर रखूंगा। कई जगह या प्रायः ऐसा लग सकता है कि मैं श्री तेजेंद्र शर्मा जी की कही बातों को ही दोहरा रहा हूं, तो उसके लिए भी क्षमा करें, क्योंकि पहले ही उन्होंने अत्यंत विस्तार से सारी बातें कह दी और उनका पर्सपेक्टिव पूरी तरह से वैश्विक पर्सपेक्टिव रहा है। खैर, मैं याद कर रहा था जब मुझे अचानक कहा गया कि इस विषय पर कुछ विचार रखें, कि हमने हैदराबाद में 1999 में, आप सोचिए लगभग 21 वर्ष पहले, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में एक संगोष्ठी की थी जिसमें IIIT के तत्कालीन डायरेक्टर प्रोफेसर राजीव संगल आए थे और उन्होंने तकनीकी और डिजिटल भारतीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री पर 1999 में एक अत्यंत सुविचारित अपना व्याख्यान दिया था, जिसकी कुछ बातें मैंने आज याद करके और उन्हें सूत्रबद्ध किया। जिसमें पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम डिजिटल सामग्री की बात करते हैं
या डिजिटलाइज्ड साहित्य की बात करते हैं तो सीधा सा इसका अर्थ यह है कि हम ज्ञान समाज की अपेक्षा विशेष रूप से सूचना समाज की बात कर रहे हैं। और यही वह बात जुड़ती है जब तेजेंद्र शर्मा जी पूछते हैं कि क्या डिजिटल फॉर्म में आ जाने से कोई भी लिखित साहित्य डिजिटल साहित्य कहा जा सकता है अथवा यह कोई अलग विधा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हम इसे दो हिस्सों में बांट लें। एक जो हमारा पारंपरिक मुद्रित साहित्य है उसको डिजिटलाइज्ड साहित्य के रूप में रखना, और दूसरा जो डिजिटल माध्यम है उनके अनुरूप साहित्य की रचना होना। ये दो अलग क्षेत्र हैं। जो पहला क्षेत्र है उसकी विशेष चुनौती, जैसा कि उन्होंने इशारा किया था, प्रकाशन की बड़ी चुनौती है। मैं फिर राजीव संगल को याद करूंगा, उन्होंने उस व्याख्यान में ये कहा कि जब हम डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं साहित्य के या अन्य सामग्रियों के, तो एक प्रकार से हम लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। यानी जो प्रतिष्ठानों का कब्जा सूचनाओं के ऊपर, साहित्य के ऊपर, ज्ञान विज्ञान के ऊपर है, वह कब्जा हट जाए। हर आदमी अपने से लेखक भी हो, प्रकाशक भी हो, प्रतिक्रिया देने वाला भी हो, यानी एक संवाद का एक बड़ा क्षेत्र निर्मित हो, जिसमें एक क्षेत्र यह भी था कि प्रकाशन की जो दादागिरी है या प्रकाशकों के द्वारा जो किया जाने वाला शोषण है उससे लेखन को मुक्ति मिले। खैर ये तो दूर तक जाने वाली बात है, लेकिन एक बड़ी जो चैलेंजिंग यानी समस्या है जिसकी तरफ शर्मा जी ने बहुत सही इशारा किया, वह यह कि हमने शायद अपने यहाँ 21वीं सदी में दौड़कर जाने की जल्दीबाजी में कंप्यूटर को इतनी जल्दी ले आए कि हमने के यूनिकोड फॉन्ट की प्रतीक्षा नहीं की, और उसके कारण आज तक इतनी अधिक अराजकता है कि कई बार तो यह कहने का मन करता है कि जितने अलग अलग तरह के फॉन्ट बाजार में आ गए, इन सबको इकट्ठा करके समुद्र में फेंकवा दीजिए और सबसे कहिए कि आज से अभी से केवल यूनिकोड में काम करें, या कि हम कोरल से या जो पेज मेकर है उससे, इन सब से कहें कि जब तक आप यूनिकोड फ्रेंडली हमें सॉफ्टवेयर नहीं देते, हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यही ये चुनौती आती है जिसे हम आज के हमारे राजनीतिक परिदृश्य में भी देख सकते हैं कि जो मेक इन इंडिया की चुनौती है उसका एक हिस्सा यह भी है कि हम हिंदी और भारतीय भाषाओं में यूनिकोड में प्रकाशन को, सुंदर प्रकाशन को, स्तरीय प्रकाशन को संभव बना सकें। तभी अब समस्या वह भी है, हम कह तो रहे हैं कि प्रूफ रीडिंग नहीं हो पा रहा, लेकिन प्रूफ रीडिंग के हमारे सॉफ्टवेयर अभी तक उतने विकसित नहीं हुए हैं। सीडेक हो या IITs हो, IIIT हो, ये सब इस दिशा में काम कर रहे हैं और अनेक लोग व्यक्तिगत स्तर पर भी हैं। अभी पिछले विश्व हिंदी सम्मेलन में हेमंत दरबारी सर ने इस बारे में बहुत, इसे कहें कि एक उत्साहवर्धक सूचनाएं दी थी कि स्पेल चेक के लिए और पूरी एडिटिंग के लिए एक से एक नए सॉफ्टवेयर आने वाले हैं, लेकिन अभी वे आने वाले हैं या धीरे धीरे आ रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले कुछ वर्षों में जो प्रकाशन का क्षेत्र है वह बहुत अधिक सरल हो जाएगा इस दृष्टि से। हालांकि अब भी काफी सरल हुआ है, लेकिन यह जो एक फॉन्ट से दूसरे फॉन्ट में कन्वर्ट करने से होने वाली संभवतः 24 गलतियों की तरफ डॉक्टर साहब ने, तेजेंद्र सर ने इशारा किया था, वो बात जो है खटकती है और निश्चय ही ईक्ष यानी प्रूफ संशोधन की दृष्टि से हमें अभी और अधिक सशक्त होने की जरूरत है।
ये तो तकनीकी पक्ष है, प्रकाशन वाला पक्ष है। अभी उन्होंने वाणी प्रकाशन की चर्चा की। हम लोगों ने बहुत पहले भाषा की भीतरी परतें नाम का एक लगभग 500 पृष्ठ का ग्रंथ प्रकाशित किया वाणी प्रकाशन की सहायता से ही, और उसके कई लेखक विदेशों में थे। जब उन्होंने उसकी प्रतियां मांगी तो वाणी ने उन्हें डिजिटलाइज्ड पुस्तक प्रेषित की थी। यानी इसका अर्थ यह है कि प्रकाशक इस मामले में पीछे नहीं है, लेकिन उनकी समस्या वही है कि छपी हुई किताब जिस रूप में बिकती है, ये डिजिटलाइज्ड किताबें, ऑनलाइन किताबें, इनके बिकने का और इनमें जो कमीशन इत्यादि की समस्याएं, पूरा का पूरा तंत्र है, उस तंत्र का क्या होगा हम नहीं जानते। मित्रों, इस बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए यह कहना चाह रहा हूं कि एक चीज जो ऑनलाइन या डिजिटल वाले साहित्य के साथ में बहुत महत्वपूर्ण है, वह है कि सॉफ्टवेयर की संकल्पना कहते थे, अब हमारे सामने फ्री टेक्स्ट कल्पना है। यानी रचनाकार एक टेक्स्ट प्रस्तुत करता है और उसे करना चाहिए। तो मैं फिर से संगल को याद करूंगा, उन्होंने उस समय ये सलाह दी थी कि ये बहुत अच्छा होगा कि एक व्यक्ति, वो भारत के किसी गांव में बैठा हुआ भी हो सकता है, किसी विषय पर, चाहे वो साहित्यिक विषय हो, चाहे कोई वैज्ञानिक विषय हो, अपना एक पत्र, अपना एक आलेख, अपनी एक रचना लिखे और उसे डिजिटलाइज फॉर्मेट में ऑनलाइन प्रकाशित करे और उस पर उसे विश्व भर से विशेषज्ञों की, ये इन्वर्टेड कॉमा है, विशेषज्ञों की राय प्राप्त हो। राय तो आज भी प्राप्त हो रही है, लोग लिखते हैं। अभी शर्मा जी ने सोशल मीडिया पर अराजकता का जिक्र किया। ये जो अराजकता है वो इसलिए है कि हम लिखते हैं और उसके बाद तू मेरी कमर खुजा, मैं तेरी कमर खुजाऊंगा। सब एक दूसरे की कमर खुजाने में लग जाते हैं कि उष्ट्राणाम ग्रहे लग्नम गर्दभा श्रुति पाठका, उष्ट्राणाम ग्रहे लग्नम और गर्दभा श्रुति पाठका परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। इससे साहित्य के स्तर का नुकसान होता है। होना यह चाहिए कि हमें कुछ इस तरह का तंत्र हम हिंदी के लिए विकसित करें कि हम जो इंटरनेट पर लिखते हैं उस पर हमें विशेषज्ञों की निष्पक्ष राय मिल सके। शायद इसके लिए इस तरह के कंसल्टेशन रूम की संख्या की आवश्यकता भी है कि जहां तरह तरह के विशेषज्ञ हों। मैं एक कहानी लिखूं या लघु कथा लिखूं और उसे मैं तेजेंद्र शर्मा जी के पास भेज सकूं कि सर इसके ऊपर जरा अपनी राय तो दीजिए, और फिर मुझ में इतनी उदारता होनी चाहिए, लेखकीय उदारता होनी चाहिए, लोकतांत्रिक नजरिया होना चाहिए कि जो परामर्श मुझे दिए जाएं मैं उन परामर्शों को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करूं, और अगर बहस करने की बात है तो बहस भी करूं। दोनों तरफ से इससे साहित्य में और उसके स्तर में निखार आ सकता है। हम उम्मीद करते थे कि ब्लॉग राइटिंग से या फेसबुक इत्यादि पर जो लेखन होता है उस में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं और विचार विमर्श के द्वारा साहित्य के स्तर के परिष्कार में, परिमार्जन में सहायता मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसा होता नजर नहीं आता। तो जो साहित्य या सूचना के लोकतंत्रीकरण की बात थी वह अभी भविष्य का विषय है, और मैं समझता हूं कि हिंदी साहित्य से जुड़े हुए लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। यहीं मल्टीमीडिया की भूमिका की तरफ भी मैं संकेत करना चाहूंगा। जब हम डिजिटल साहित्य की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम यह कह रहे होते हैं कि
साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम बदल रहा है। और जब हम माध्यम बदलते हैं तो माध्यम की सामग्री भी बदलती है, और माध्यम की सामग्री के साथ साथ उसकी चुनौतियां भी बदलती हैं, उसकी शैली भी बदलती है। बहुत विस्तार से शर्मा जी ने फिल्म लेखन और उसमें भी गीत लेखन की चर्चा की। आप पटकथा लेखन की बात कर सकते हैं। आप दूरदर्शन के या विभिन्न चैनलों का वाहिक हैं, साहित्यिक विषयों पर हैं। तमाम साहित्य ही किसी न किसी रूप में डिजिटलाइज होकर प्रस्तुत हो रहा है। उसकी अपनी चुनौतियां हैं। उस माध्यम को समझे बिना हम उसमें केवल इसलिए कि चलो भाई सारी दुनिया फेसबुक पर है तो हम भी आ जाते हैं, सबके ब्लॉग हैं तो हम भी आ जाते हैं, और फिर पता चलता है कि ब्लॉग आप लिखे जा रहे हैं पेज पर पेज, पेज पर पेज, पेज पर पेज, दूसरा वहां आता है, मिनट या 1 सेकंड टिकता है और उसके बाद आगे बढ़ जाता है। कि जो पत्रकारिता में हमने एक विशेष संयम सीखा था कि स्थान और समय, स्पेस एंड टाइम की जो लिमिट्स हैं उनमें बंध कर रहें। डिजिटलाइज्ड मीडियम में उसकी और भी आवश्यकता है। मित्रों, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आज लिखने पढ़ने का माध्यम केवल किताबें और पत्र पत्रिकाएं ही नहीं, बल्कि हमारा इंटरनेट का पूरा जगत भी है, फिल्में भी हैं, हमारे तमाम तरह के आकाशवाणी या रेडियो से लेकर सामुदायिक रेडियो या जो एक तरह से आजकल अत्यधिक प्रचलित हैं एफएम रेडियो, वो भी एक माध्यम है, या कि जो चैनलों के धारावाहिक हैं वे भी एक माध्यम है। एक बड़ा महत्वपूर्ण माध्यम है और वह है एनिमेशन फिल्मों का। एनिमेशन फिल्मों के क्षेत्र में किस तरह से साहित्य का लेखन, पाठन, पुनर्पाठन हो रहा है, यह वास्तव में बड़े अध्ययन और रोचक अध्ययन का क्षेत्र है। एक मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ भारत में यह माना जाता है कि हमारे सारे साहित्य के सारे आकर ग्रंथ मूलतः रामायण है, महाभारत है, पंचतंत्र हैं, कथा सरित सागर हैं। कहीं ना कहीं सारी कथाएं, समस्त स्टोरी टेलिंग इसी से जुड़ा रहता है। तो आज स्टोरी टेलिंग की पद्धतियां भले बदल गई हों, लेकिन स्टोरी टेलिंग जो है उसके स्रोत हमें कहीं ना कहीं उसके आद्य प्रारूप जो हैं वे राम कथा और महाभारत इत्यादि में मिलते हैं। खास तौर से राम कथा का पूरे वैश्विक स्तर पर जो विभिन्न लोगों ने एक तरह से उन्हें ग्रहण किया है, अंगीकार किया है, यह बड़े ध्यान देने की बात है। मैं बात कह रहा था आपसे एनिमेशन फिल्म की। कुछ वर्ष पहले एक एनिमेशन फिल्म आई जिसका नाम है सीता सिंग्स द ब्लूज। शायद नीना पेले या ऐसा ही कुछ नाम उसकी लेखिका और निर्माता का है, जो संभवतः अमेरिका में रहती हैं। उसका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि वह फिल्म जनरल लाइसेंसहीन क्षेत्र में आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, और निर्माता ने यह कहा है कि आप इसमें जो कुछ संशोधन सुझाना चाहें सुझाएं, यह मेरी प्रॉपर्टी नहीं, आप सबकी प्रॉपर्टी है। ये एक जो भाव है कि हम जो लिखते पढ़ते हैं वह केवल और केवल हमारी ही बपौती नहीं, आज के समय में इंटरनेट ने उसे सबकी सामग्री बना दिया है। और इसीलिए इसका एक बड़ा उदाहरण जो मुक्त ज्ञान कोश है, यानी विकिपीडिया विभिन्न भाषाओं में विकसित है, हिंदी में भी विकसित है, बड़ी तेजी से विकसित हो रहा है। आप वहां नई सामग्री डाल सकते हैं, उसे संपादित कर सकते हैं, जोड़ और घटा सकते हैं, और एक बड़ी साहित्य सेवा की तरफ इशारा तेजेंद्र शर्मा जी ने पत्र पत्रिकाओं का किया था। उन्होंने अनुभूति, अभिव्यक्ति, संभवतः साहित्य कुंज इत्यादि की चर्चा की थी। हमारे तमाम मित्र इनसे आरंभ से जुड़े रहे हैं।
लेकिन एक और चीज है जिसे हम कहते हैं कविता कोश, और उसी के साथ गद्य कोश। सौभाग्यवश आरंभ से ही मैं कविता कोश के साथ जुड़ा रहा हूं, तो कविता कोश ने इतने पृष्ठ भारतीय भाषाओं से हिंदी में अनुदित साहित्य के भी, हिंदी साहित्य के तो हैं ही, कविता के, और उधर गद्य कोश में विभिन्न प्रकार के जो गद्य साहित्य है उस सब के प्रस्तुत कर दिए हैं कि एक अनंत सागर जैसा साहित्य का हमारे सामने हिंदी कोश, कविता कोश और गद्य कोश के माध्यम से प्रस्तुत होता है। इसी तरह वर्धा विश्वविद्यालय ने जो हिंदी समय विकसित किया है वह भी साहित्य के विद्यार्थियों और पाठकों और लेखकों सबके लिए अत्यंत उपयोगी है। और इन माध्यमों से यह हुआ है कि हमें उन्मुक्त रूप से दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर हम अपनी चीजों को देख, सुन, पढ़, लिख सकते हैं। अचानक मुझे याद रहा, कल ही हम एक मीटिंग में थे, वहां कनाडा में बैठी हुई एक कवयित्री ने ये कहा कि हम लोगों का दिन तब तक पूरा नहीं होता हिंदी भाषियों का यहाँ रहते हुए जब तक कि हम ऑनलाइन हिंदी के, मैं अखबारों के नाम नहीं ले रहा हूं, उन्होंने नाम भी लिए, हिंदी के अमुक 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 अखबारों को एक बार देख नहीं लेते। लगता है कि उसने हमें हमारे स्थान के साथ जोड़ दिया है। मित्रों, मैं समेटूं अपनी बात को समेटते हुए एक विशेष जो स्टोरी टेलिंग की, जो डिजिटलाइज्ड स्टोरी टेलिंग की जो टेक्निक है, उसमें दो बातों के महत्व की तरफ इशारा करना चाहूंगा। और वो है जिसे हम कहते हैं कि जब हम कोई कहानी, कोई कथा, कोई नाटक, कोई मान लीजिए कि किसी द्रौपदी, सीता और महाभारत और वो फलाने कौन कौन से एपिक वेपिक आते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं, वहां हम कोई टेक्स्ट डालते हैं इस फॉर्म में, डिजिटलाइज फॉर्म में, तो उसके साथ दो संभावनाएं अतिरिक्त जुड़ जाती हैं डिजिटलाइज्ड होने के कारण, जो कि प्रिंटेड साहित्य में नहीं होती। एक है जिसे हम कहेंगे डिगिंग, यानी जब हमने कुछ लिखा, कुछ कहा और वहां एक शब्द आया और उसके साथ एक हाइपर लिंक जुड़ गया और उस लिंक से आप एक दूसरे विंडो में चले गए, वहां से फिर तीसरी जगह चले गए, आप एक ही जगह बैठे ज्ञान के पूरे संसार के साथ इस डिजिटलाइज्ड फॉर्म के साहित्य से जुड़ते हैं। यानी मैं एक भले ही 140 शब्दों की सामग्री किसी संक्षिप्त ब्लॉग पर लिख रहा हूं, लेकिन यदि उसमें एक हाइपरलिंक या दो हाइपरलिंक है या मैंने उसे कुछ हैशटैग किया है, तो वो हैशटैग हमें उस स्टोरी को आगे डिग करने के लिए, आगे खुदाई करने के लिए प्रेरित करता है। इससे एक अतिरिक्त सुविधा हमें इंटरनेट या डिजिटलाइज्ड माध्यम से मिलती है। और दूसरी चीज जो इसके साथ है वह है, यानी एक हुई डिगिंग और दूसरी है स्प्रेडिंग। यानी अब तक ये था, हम हिंदी वाले प्राय हम लोग रोना रोते हैं कि साहब पहले तो 1000 का संस्करण छपता था, आजकल तो हिंदी साहित्य की किताबों के 300 के ही संस्करण छपने लगे हैं। लेकिन इंटरनेट पर ये समस्या नहीं है। आप किसी भी चीज को इंटरनेट के अनुशासन करते हुए यदि लिखते और तैयार करते हैं, तो आपके पास विश्व भर के इतने डिजिटलाइज्ड मंच हैं, सोशल मीडिया के इतने सारे मंच हैं कि उन पर आप अपने आप को क्षण भर में फैला सकते हैं, उन पर चर्चाएं कर सकते हैं। और बड़ी बात ये कि हमने 15 साल पहले, 20 साल पहले जो चीज कहीं लिख करके रखी थी, अचानक आज उसका संदर्भ आया तो आपको छानना नहीं पड़ता पुस्तकालय, आप एक कीवर्ड डालते हैं और खट से आपके सामने सारे के सारे लिंक आ जाते हैं। तो साहित्य को पाठक तक पहुंचाने का, प्रकाशक से पाठक तक की चर्चा मैं कर रहा हूं, हमने बात प्रकाशक से जरूर की थी। तो डिगिंग लेखक के स्तर पर भी महत्वपूर्ण है और पाठक के स्तर पर भी महत्वपूर्ण है, और लेखक और पाठक के बीच गहरा संपर्क स्थापित करने के लिए स्प्रेडिंग जरूरी है।
ये जो तकनीक है उसी के द्वारा संभव है। मित्रों, मैं नहीं जानता कि मैंने कोई काम की बात कही कि नहीं कही, और वैसे भी सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार, तो मैंने कुछ अपना नहीं कहा, सब किसी न किसी का कहीं न कहीं कभी न कभी कहा हुआ है, बस अपने ढंग से कहा। महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपको सादर प्रणाम। आपके वक्तव्यों के द्वारा जो हमें बहुत कुछ नई जानकारी भी मिली कि साहित्य का जिस तरह से वर्गीकरण आपने किया, कि एक साहित्य जो पहले से है उसको डिजिटलाइज किया गया और दूसरा जो डिजिटल रूप में लिखा गया, यह बहुत ही क्लियर रहा। हालांकि तकनीकी गड़बड़ियों के कारण मुझे तेजेंद्र शर्मा जी के धन्यवाद ज्ञापन का अवसर नहीं मिल पाया। तकनीकी दुनिया में, डिजिटल दुनिया में ये सब अवरोध आते रहते हैं। तो भारतीय प्रूफ के क्षेत्र में भी आपने थोड़े विस्तार से आगे बात बढ़ाई और प्रकाशन के क्षेत्र में भी उनकी सुविधा के लिए और प्रकाशन की सरलता के लिए भी राह सुझाए। भाषा की वितरित परतें पुस्तक के द्वारा पाठकों को और श्रोताओं को भी रूबरू कराया कि किस तरह से वो डिजिटलाइज्ड रूप में सौंपा गया। इसी तरह से सर, आप व्यक्ति किसी पर अपना एक पक्ष रखे और ऑनलाइन रूप में, ये उदाहरण बहुत ही उपयुक्त और समयोचित लगा कि कोई गांव का एक व्यक्ति लिखता है और वो विश्व भर में फैलता है और सटीक उसकी समीक्षा होती है। इससे साहित्य का स्तर निश्चित ही आगे बढ़ेगा और साहित्य के समीक्षक को निष्पक्ष होना चाहिए, सटीक बोलना चाहिए, अभिव्यक्ति का माध्यम बदल रहा है। ये सारी विशेष बातें निश्चय ही हम श्रोताओं को, प्रतिभागियों को ज्ञान में एक वर्धन करने वाला सिद्ध होता है। साहित्य के माध्यम से अपनी समझ को विकसित करना और साहित्य के क्षेत्र में जब वो डिजिटलाइज्ड हो तो उसमें एक सीमा और नियम बनाए जाए पत्रकारिता के बाद। ये सारी बातें आपने जो कही निश्चय ही वह समीचीन है। और एनिमेशन का जो उदाहरण दिया सर, यह भी बिल्कुल ही सही है। आज हम अपने बच्चों को कहानियां जो सुनाते हैं, वो कहानियां जब एनिमेशन के रूप में आती है तो हमें बड़ी खुशी होती है कि वे बैठे बैठे बिना कोई ग्रंथ पढ़े एनिमेशन के जरिए वे हनुमान दिख रहे हैं, वीर हनुमान दिख रहे हैं, गणपति देख रहे हैं और वो अपनी संस्कृति से, भारतीय संस्कृति से, अपने देश के अलग अलग धर्म और जात के वर्गों के एनिमेशन की कहानियों से रूबरू हो रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो नई पीढ़ी के लिए, भावी पीढ़ी के लिए भी ये स्टोरी टेलिंग का ऑप्शन डिजिटल दुनिया के कारण संभव हो सका है। निश्चय ही आपका वक्तव्य धारणीय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुषमा जी। धन्यवाद करना चाहूंगा कि वे हमारे हिंदी एवं विश्व मैत्री मंच के परामर्शदाता नमस्कार बंधुओं। बोलिए सर, आप बोल रहे हैं ऋषभदेव जी। जयप्रदा मैडम जी से निवेदन है कि वे जी बहुत प्रसन्नता की बात है कि तेजेंद्र शर्मा जी उपस्थित हुए हैं दोबारा। और आप जयप्रदा मैडम जी, प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन कीजिए। जी सर। जी सर, सभी को नमस्कार। सुनाई दे रहा? हाँ, सुनाई दे रहा। जी मैम। हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज माइक थोड़ा दूर रख के बात कीजिए। हाँ, अब बात कीजिए। सर, बात कीजिए। आज बात कीजिए सर। बात करूं मैं? जी, बात कीजिए। आज दो वरिष्ठ साहित्यकारों से डिजिटल साहित्य की महत्वपूर्ण जानकारी सुनते हुए मन बहुत खुश हो रहा है। सर, आपका यह ज्ञानवर्धक व्याख्यान यानी हमारी पीढ़ी को प्रेरणा के साथ साथ बहुत कुछ सोचने और करने की ओर ले जाएगा। अब मैं हमारे मंच की परामर्शदाता प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ। सर, ऋषभदेव शर्मा जी पिछले कई वर्षों से हिंदी साहित्य की सेवा कर रहे हैं। दक्षिण भारत में हिंदी का परचम लहरा रहे हैं। इनके लिखी कई पुस्तकें साहित्यकारों, शोधार्थियों के बीच काफी सम्मान
पाई हैं और पा रही हैं। इतने महान विभूति हमारे मंच के लिए परामर्शदाता के रूप में हैं। यह हमारे लिए भाग्य की बात है। उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुमूल्य है। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद सर, और सभी को धन्यवाद। मिश्रा जी। मिश्रा जी सुनाई नहीं दे रहा। मिश्रा जी आपका म्यूट हो गया है। क्या मेरी बात सभी को सुनाई दे रही है? जी सर। जी सर। तो मैं पहले तो तेजेंद्र शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई के साथ धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दोबारा आकर सारी बातें सुनी और उन्होंने जो यूनिकोड के बारे में, किंडल बुक्स के बारे में जो कहा वो हमारे पाठकों को बहुत लाभदायक हुआ होगा। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने समय निकालकर इतनी दूर लंदन से यहाँ पर हमारे लोगों के बीच आए आप और आपके विचार प्रस्तुत किए। और मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीज़ें हमें भविष्य में लेखन के लिए या पुस्तकों के प्रकाशन के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो मैं ऋषभदेव शर्मा जी जो हमारे परामर्शदाता हैं, उन्हीं के द्वारा यह मंच उन्हीं के सुझाव पर खड़ा हुआ है और सारी योजनाएं उन्हीं के मार्गदर्शन में चलती हैं। सर जी आप थोड़े से छोटे दिखाई दे रहे हैं, तीनों एक ही फ्रेम में आ रहे हैं, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ आकर अपने विचार रखे और हमारे प्रोग्राम को आपने संभाला, और आपका मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं। और मैं इस आयोजन के लिए जो योजना बनाई है हमारी टीम के लोगों ने, मैं सबसे पहले विद्याधर जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में पहले मुझसे कहा और उन्होंने ये भी कहा कि दो नामे भी उन्होंने सुझाए, जितेंद्र शर्मा जी और लालटू जी। मेरा परिचय जितेंद्र शर्मा जी से ये नहीं है, लेकिन उनका साहित्य से मैं परिचित हूँ। वास्तव में हम अगर लंदन जाते तो उनसे भेंट हो जाती, क्योंकि इमरा बंगे जी और पद्मेश गुप्त जी, जकिया जुबेरी जी, ये सारे लोगों से भेंट होती और आपसे भी भेंट होती, लेकिन दुर्भाग्यवश हम वहाँ आ नहीं पाए। तो विद्याधर जी आपने जो ये पहल की है, इसका मंच आभारी रहेगा। और इसके साथ साथ यहाँ सुषमा, जयप्रदा, राकेश अग्रवाल, राकेश शर्मा और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कार्यशाली सुरेश कुमार मिश्रा जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। टेक्निकी क्षेत्र में है वो और सारे डिजिटल काम वो करते हैं और बहुत ही अच्छा आयोजन इस कार्यक्रम का किया है। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर डॉक्टर अनुपमा जी भी उपस्थित हैं और डॉक्टर मिर्जा हाशम बेग जी जो महाराष्ट्र उस्मानाबाद से हैं, वो भी ऑनलाइन में अंत तक जुड़े रहे, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। और डॉक्टर श्यामराव राठौड़ जी भी पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ हैं और मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। और जो लोग को मैं नहीं देख पाया हूं, उन सभी को मैं बारी बारी से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे इस प्रथम वेबिनार को सफल बनाया और 2000 के लगभग जो श्रोतागण रजिस्ट्रेशन करवाए, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम हम करते रहेंगे और आपका प्रोत्साहन और आपकी सहायता और आपका आशीर्वाद हम सभी को चाहिए। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। नमस्कार। अब मैं हमारे हिंदी विश्व मैत्री मंच के सदस्य राकेश शर्मा जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वे इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार की समाप्ति के प्रति अपने धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।
थोड़ा माइक नजदीक ले लो। सब पहली बार हो रहा है तो सब सीख रहे हैं। राजेश अग्रवाल जी भी आ गए हैं। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा मीटिंग में था, कॉलेज की डीजी की ऑल हेड्स की मीटिंग थी, जी तो मैं वहां पर चला गया था और अभी अभी आके जी राकेश जी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। सभा को नमन, सभी सम्मान्य सदस्यों को और प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। विद्याधर जी ने धन्यवाद का एक बहुत बड़ा दायित्व मुझे दिया। किसी भी कार्य को किसी जो हम उठाने को हम तैयार हो जाते हैं तो हमें मित्रों, हितैषियों, अनुभवी ना कोई भी निर्धारित कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता। हम तो केवल मात्र कमजोर बेल हैं। हमें परामर्शदाता के रूप में ऋषभ देव जी जैसे सशक्त यशस्वी प्रेरणा स्तोत्र का सहारा मिला। हम सदैव उनके आभारी रहेंगे। किसी शायर ने कहा, खुशबू को महकने का बड़ा शौक है लेकिन मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। बोलो कुछ कॉल किया था? मैं डॉक्टर अंसारी जी, डॉक्टर विद्याधर जी, डॉक्टर राजेश अग्रवाल, डॉक्टर कोई बात नहीं, सुरेश मिश्रा तथा मातृशक्ति डॉक्टर सुषमा जी और श्रीमती जयप्रदा जी, इन सभी का हृदय से आभारी हूँ, जिनके अथक परिश्रम से यह वेबिनार कार्यक्रम को ज्ञानवर्धक साकार रूप हम दे सके। अंत में मैं आज के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए प्रोफेसर ऋषभ देव जी शर्मा और लंदन से उपस्थित हुए तेजेंद्र शर्मा का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने तकनीकी और डिजिटल संप्रेषण की काफी उपयोगी जानकारी हमें दी। और यह पंक्तियां उन्हें समर्पित करता हूं। सहज हो गई मंजिल की हवा के रुख भी बदल गए, तुम्हारा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह के जल गए। आप सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद, जिन्होंने अमूल्य समय हमें देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। लंदन से जुड़ने वाले शर्मा जी का, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय और इस वेबिनार पर जिस तरह से उन्होंने विचार जीवंत तथा समसामयिक थे, ऐसे विचारों का हमें जीवन में स्वागत करना चाहिए। और जिस तरह से हमारे पिता ऋषभ देव जी ने हमारा मार्गदर्शन नहीं बुलाए तो मुश्किल है, अपन सबको क्या करना है। तो अभी है मैडम, आप लोगों से मेरा निवेदन है तो कि अभी आप लोग वेबिनार से हटे ना, क्योंकि चैट बॉक्स में आपको एक लिंक भेजा जा रहा है, जिसे आप क्लिक करेंगे तो वो फीडबैक और फीडबैक डिटेल भर दीजिए, तो आपके मेल पर आपका प्रमाण पत्र आ जाएगा। तो राजेश कि इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के बारे में अपने विचार रखिए। अच्छा दिखा ठीक है राजेश अग्रवाल जी, हम भी ये करेंगे सर। हेलो जी, सुनाई दे रहा, बोलिए सर। हाँ, क्या बोले मिश्रा जी? जी सर, वेबिनार के बारे में आप अपने विचार रखिए। मेरे अरे हो गया ना जी सब, फिर भी सर अंतिम शब्द अभी आ गए ना, थोड़े से कुछ भी बात। जी। सभा को नमन करते हुए मैं सबसे क्षमा चाहता हूं कि मैं बहुत ही विलंब से यहाँ पर आ सका। पहले मैं था यहीं पर 3 बजे के आसपास, अचानक जो है हमें एक सभा मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें मुझे जाना आवश्यक हो गया, वहां थोड़ी देर हो गई थी और इस वजह से अभी ज्वाइन हो पाया। मैं सभी हिंदी है हम मंच के अध्यक्ष, जो कि संस्थापक अध्यक्ष है डॉक्टर अंसारी जी, और संस्थापक हमारे मंत्री है डॉक्टर विद्याधर जी,
इन दोनों ने मंच को इस स्थान तक लाने के लिए बहुत प्रयास किया है और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं भी इस मंच के साथ जुड़ा हुआ हूं। और साथ ही साथ में ये पहला अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार बहुत ही सफलतापूर्वक रहा है। पिछले 3-4 दिनों से इस पे काफी चर्चाएं हुई, काफी सभाएं की गई और बहुत ही बारीकी से इसको सफल बनाने के लिए प्रयास किया गया। तकनीकी रूप में डॉक्टर मिश्रा जी ने बहुत इस पे मेहनत की, परिश्रम किया। विद्याधर जी ने, अंसारी जी ने, सुषमा जी ने, जयाप्रदा जी ने, राकेश जी ने, सभी ने किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यह वेबिनार बहुत ही सफल रहा है, जिसमें लगभग 2000 के करीब हमें रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण हुए हैं। साथ ही साथ में मैं वक्ताओं को सुन नहीं पाया, बहुत ही क्षमा योग्य हूं मैं कि मैं उन वक्ताओं को सुन नहीं पाया, लेकिन वक्ताओं का परिचय जब मैं देखता हूं तो ऐसे लगता है कि जितने भी प्रतिभागी यहाँ पर हैं उन सभी को उनसे लाभ पहुंचा होगा। तो मैं मंच को अपनी ओर से काफी धन्यवाद देता हूं और साथ में मंच के हमारे परामर्शदाता है, रथसारथी के रूप में डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा जी है, जो हमेशा हमें आगे बढ़ाते रहते हैं, आगे लेके जाते रहते हैं। तो उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और फिर एक बार सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और मंच इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, ये शुभकामनाओं के साथ समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। हाँ, धन्यवाद राजेश अग्रवाल जी। जी, सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इस वेबिनार में भाग लिए हैं। विशेष रूप से सभी लोगों का धन्यवाद देता हुआ, केवल मात्र 3 दिन में हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस 3 दिन में 2000 से भी अधिक देश विदेशों से इसमें भाग लिए हैं और जितने भी प्रतिभागी हैं बड़े उत्साह के साथ हमारा साथ दिया है। एतदर्थ मैं सभी प्रतिभागियों का हिंदी है हम विश्व मैत्री मंच की ओर से सादर नमन करता हुआ उनको आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं सभी प्रतिभागियों से निवेदन करता हूं कि वह कृपया बने रहें, चूंकि अभी आपको फीडबैक लिंक भेजा जाएगा जिसे भरने पर आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। यदि आप अपना फीडबैक हिंदी में भरते हैं तो आपको प्रमाण पत्र पूरी तरह से हिंदी में मिलेगा। निवेदन है कि कृपया अपनी जानकारी हिंदी में ही भरें और यह आपको आपका यह प्रमाण पत्र आपके अपने निजी मेल पर मिलेगा, तो आप कृपया अपना मेल देख लीजिए, मेल में आ जाएगा। और किसी का कोई प्रश्न पूछना है तो म्यूट हटा देंगे क्या मिश्रा जी? अंसारी जी बताइए। कई लोगों का हमारे वेबिनार के दौरान भी कॉल आया, कई लोग कनेक्ट नहीं हो पाए। जी हाँ, तो उनको उनकी ओर से हम क्षमा याचना करेंगे, हम उन लोगों को जो जुड़ नहीं पाए तकनीकी कारणों से। बताइए क्षमा मांगिए। हमारे प्रतिभागी जो हैं कई लोग जुड़ नहीं पाए। जी हाँ, तो हमारी ओर से, मंच की ओर से उनसे हम क्षमा भी चाहते हैं। तो किसी न किसी कारणवश या तकनीकी कारणवश जी कुछ लोग को कुछ बातें समझ में नहीं आई, क्योंकि ये प्रयास शुरू हुए हैं अभी अभी वेबिनार के, तो कठिनाइयाँ सबको आती हैं, जितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो। तो किसी न किसी कारणवश जो जुड़ नहीं पाए, इच्छा रखते हुए रजिस्ट्रेशन के बाद भी, उनके प्रति मंच क्षमा याचना करता है और अगली बार इससे अच्छा और इससे योग्य वेबिनार हम कंडक्ट करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। नमस्कार। मिश्रा जी, इसको डिस्कनेक्ट कर लेंगे। मिश्रा जी चैट बॉक्स में भेज रहे लिंक।
में भी भेज दिए जी। ये जो लिंक भेजा गया है, ये लिंक आपको अभी आपके चैट बॉक्स में दिखाई दे रहा है। आप लोगों को कुछ निर्देश दे रहा हूँ कि आप लिंक को भरते समय कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों में आपका नाम, आपका पद, ईमेल आईडी, फोन नंबर और इस वेबिनार से संबंधित 1 से 2 प्रश्न रहेंगे, जिसका उत्तर आपका जो प्रमाण पत्र है वो आपके ईमेल पर आएगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आपका प्रमाण पत्र आपके ईमेल में आएगा। तो कृपया आप लोग अपना अपना ईमेल देख लें। धन्यवाद। हम इस वेबिनार को यहीं समाप्त। धन्यवाद सभी को।